हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। दिस इज शिवानी हियर एंड मैं आपको आज से कवर करने वाली हूँ कार्बन फैमिली का डिटेल्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट कवर होते ही हम कार्बन फैमिली शुरू करेंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल ये हमारा चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये हमारा जो चैनल है फिजिकल एकेडमी, अगर पहले आप अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू टू ऑल टू वॉच आवर वीडियोस। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखते रहिए। एंड ये जो हमारा चैनल है यहाँ पे आपको फ्रीली फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए कोर्स चल रहा है आप लोगों के लिए, आईआईटी जैम 2023 के लिए। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए एंड अपना जो भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछे या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप। उसको ज्वाइन करके आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं जल्दी से। हमारा कार्बन फैमिली मेन ग्रुप मतलब हमें कवर करना है एस एंड पी ब्लॉक टोटल होल ओवर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक में प्रेजेंट है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ने होते हैं मेन ग्रुप में। ठीक है, तो मैं जिस पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ जेडी है। ठीक है, जेडी एक फेमस इनऑर्गेनिक रेफरेंस बुक है। इतना बड़ा बुक कवर कर पाना मतलब 3 महीने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन लेके आई हूँ मैं। यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ आप कवर कर सकते हैं यहाँ से, सारे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का मेन मेन पोर्शन क्या होता है हमें जानने के लिए एंड जो एग्जाम के लिए हमारे पास जरूरी है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ शुरू करते हैं अभी। जुड़े रहिए। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए एंड कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते रहिएगा। ठीक है, तो कार्बन फैमिली मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, उसका अगर मैं एलिमेंट के बारे में बात करूं तो एलिमेंट क्या क्या होते हैं कार्बन फैमिली में? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं कार्बन फैमिली में। इसी के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन का? कार्बन का होता है 1:2, 2:2, 2p4, है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 1:2 होगा, है ना? यस, तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2। सॉरी गाइस फॉर माय फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप का जो कार्बन फैमिली का ग्रुप है, ग्रुप 13 एलिमेंट, वहाँ पे हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP2। मतलब कार्बन का आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो होगा 2:2p2, सिलिकॉन का होगा 3:3p2, जर्मेनियम का होगा 4:4p2, टीन का होगा 5:5p2, लेड का होगा 6:6p2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उनका हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे कैसे वो डिफर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि कार्बन जो है दैट इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह आपको सिर्फ कार्बन ही कार्बन देखने को मिलता है। हमारा खुद का बॉडी जो है वो भी कार्बन से भरा हुआ है ना? तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑल, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे भी आप देखें वहाँ पे आपको कार्बन होता हुआ जरूर दिखेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन। ठीक है, कार्बन एंड मतलब ऑल अबाउट कार्बन ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिर्फ कार्बन के बारे में नहीं पढ़ते, मतलब वहाँ पे कार्बन जो होता है उसका बैकबोन होता है। ठीक है, तो जो ये कार्बन है वो हमेशा क्या करता है कि जो सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है ना? CH4 मीथेन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। ठीक है, तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कभी भी कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों तो इसीलिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे स्टडी करना होगा कोवैलेंट रेडी क्या होता है। कोवैलेंट रेडी मतलब
इमेज में देख लेते हैं अभी। ये मान लीजिए कि ये एक आटम है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। कोवेलेंसी मतलब यहाँ पे शेयर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि और एक एटम ऐसे शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट जो है उनका शेयर किया हुआ पार्ट है, ठीक है। मतलब पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करके बॉन्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे कोवेलेंट रेडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडी, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज होता है तो हर तरह का रेडी इंक्रीज करेगा। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, सेल ऐड होता जा रहा है। पहले 2s to 2p2 मतलब आउटर सेल था 2, उसके बाद 3s to 3p2 रहा, उसके बाद 4s to 4p रहा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सेल्स ऐड होता जा रहा है। तो साइज भी हमारा इंक्रीज करेगा। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होगा, अच्छे से सुन लीजिए, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जितना डिस्टेंस होगा वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा। इसीलिए क्या होगा कि कोवेलेंट रेडी भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। जब हम कार्बन से लेड तक जाएंगे तो हमारा कोवेलेंट रेडी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस इन द साइज बिटवीन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज लेस देन might be otherwise expected because germanium has a full 3D subset which shields the nuclear charge rather ineffectively, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का जो साइज है वो थोड़ा डिफर करता है। मतलब कभी कभी जर्मेनियम का साइज जो होता है वो कभी कभी छोटा हो जाता है सिलिकॉन से। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जर्मेनियम के पास 3D इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 3D ऑर्बिटल जो आया वो क्या करेगा कि लेस इफेक्टिवली न्यूक्लियस को सील्ड करेगा। सील्ड मतलब ढक के रखना। जैसे कि एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस को सराउंडिंग, न्यूक्लियस के अराउंड मतलब स्फीयर की तरह प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड पूरा मतलब सराउंड होके रहता है, पूरा कवर होके रहता है। जैसे कि एक इमेजिन कर सकते हैं, बड़े सा मतलब बड़ा सा बॉल के अंदर एक छोटा सा बॉल है, ठीक है। वो छोटा सा बॉल है न्यूक्लियस, एंड जो बड़ा बॉल मतलब फुटबॉल जैसा, मतलब पूरा स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो वो स्फेरिकल बॉल, जो छोटा बॉल स्फेरिकल बॉल को कवर करके रखा हुआ है, वो स्फेरिकल बॉल वहाँ पे न्यूक्लियस का काम कर रहा है। एंड जो आउटर स्फीयर है वो हमारा जो ऑर्बिटल्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो मैक्सी मतलब इफेक्टिवली न्यूक्लियस को कवर कर पाता है। पी ऑर्बिटल तो डम्बल शेप का होता है ना। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ऐसा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ये साइड में एंड इस साइड में ज्यादा होता है। एंड डी ऑर्बिटल क्या है? डबल डम्बल, मतलब ऐसा इस तरह, है ना। ये है dx² - y² ऑर्बिटल। तो यहाँ पे चारों 4 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है कि इफेक्टिवली इतना मतलब न्यूक्लियस को सील्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा पड़ रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। स्फेरिकल ऑर्बिटल मतलब उसको पूरा कवर करके रखा है, तो कवर करेगा मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो मतलब एस ऑर्बिटल से आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो एस ऑर्बिटल जो है वो इफेक्टिवली होल्ड होके रहता है न्यूक्लियस के साथ। बट जब हम आगे जाएंगे पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो कुछ इस शेप का रहता है, ये शेप में रहता है ना। पी ऑर्बिटल, पी अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक बार रुक जाइए। पी ऑर्बिटल जो होता है वो इस तरह डम्बल शेप में रहता है। तो इतना इफेक्टिवली न्यूक्लियस को रोक नहीं पाता। मतलब इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, मतलब न्यूट्रॉन का जो चार्ज है और मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो आगे जा सकता है ना। मतलब इफेक्टिवली पी ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता है। वैसे ही डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होता है, डी सब शेल का शेप कैसा होता है? इसके जैसा, है ना।
तो मतलब ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज को इतना इफेक्टिवली डी ऑर्बिटल कवर नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा कि मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ 3D। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जर्मेनियम का साइज कभी कभी सिलिकॉन से छोटा हो जाता है। ठीक है, इन ए सिमिलर वे द स्मॉल डिफरेंस इन साइज बिटवीन टीन एंड लेड इज बिकॉज मतलब लेड का जो साइज होता है एंड टीन का जो साइज होता है वो भी कम होते हैं। तो साइज में इतना डिफरेंस क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ 4f सबसेल। ठीक है, जो जो लेड में 4f ऑर्बिटल आ गया, 4f ऑर्बिटल और भी मतलब इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज को कवर नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उसका भी न्यूक्लियर चार्ज और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इनका भी कोवेलेंट रेडी के बीच में साइज, एक तो साइज में डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए कोवेलेंट रेडी में भी डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। ठीक है, बट देन चेंज इन एन इरेगुलर वे बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ फिलिंग द डी एंड एफ सबसेल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म M4+ आयन इज एक्सट्रीमली लार्ज, क्योंकि जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसका एनर्जी कम होता है, बट जब हम दो इलेक्ट्रॉन को एक के साथ मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं एक एटम से, तो उसका डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाता है। तो इसीलिए M4+ आयन बनाने के लिए एक्सट्रीमली लार्ज एनफ एनर्जी चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर रेयर, मतलब आयनिक कंपाउंड बहुत रेयर फॉर्म होता है। एंड द ओनली एलिमेंट व्हिच विल गिव लार्ज एनफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू गिव आयनिक कैरेक्टर आर एफ एंड ओ। ठीक है, तो द कंपाउंड्स टीन SnF2 PbF2 SnF4 आर सिग्निफिकेंटली आयनिक। ठीक है, ये जो टीन एंड लेड है इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, क्योंकि वो एक मेटल, टीन जो है वो तो मेटल है ना, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर आ गया, इसीलिए क्या करेंगे वो और मतलब आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, बट कार्बन नहीं कर सकता है। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन के केस में बहुत रेयर केस में बन सकता है, नहीं तो नहीं बनता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। कार्बन हैज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, सिलिकॉन मेल्ट अप्रिसिएबली लोअर देन कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसीलिए उसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बट सिलिकॉन कंपेरेटिवली कार्बन से मतलब एक तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, उसके साथ साथ उसका जो मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग है उतना ज़्यादा इफेक्टिवली स्ट्रांग नहीं होता जितना ज़्यादा कार्बन का होता है, इसीलिए सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट कार्बन से थोड़ा कम होता है। ठीक है, दे ऑल हैव वेरी स्टेबल डायमंड टाइप लैटिस। डायमंड में लैटिस टाइप कैसा होता है? कार्बन कार्बन डायमंड मतलब वहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होता है ना, तो कार्बन आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, तो कार्बन इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये होता है, ये जो चार मतलब कार्बन, 5 कार्बन आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह बॉन्ड बना के डायमंड में लैटिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छे से बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर से ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये आपका लैटिस स्ट्रक्चर होता है डायमंड में कार्बन का। ठीक है, तो ये फैमिली में जितने एलिमेंट्स है वो सबका कार्बन टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में। मेल्टिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स इन हिज लैटिस एंड सो रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप बिकॉज मेटल मेटल बॉन्ड बिकम बॉन्ड बिकम weaker as the atoms increase in size। जितना साइज आपका बड़ा होता जा रहा है, कोवैलेंसी डिक्रीज कर रहा है एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो वीकर होता जा रहा है, इसीलिए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होता जा रहेगा। ठीक है, एंड PbSn जो है वो मेटेलिक है,
एंड मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है. सो दे डोंट यूज ऑल 4 आउटर इलेक्ट्रॉन फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग. जो PbSn होते हैं, हमने देखा ना यहाँ पे उसका वैलेंस से कार्बन का 4. तो जैसे कि हमारे पास होता है ना, जो ग्रुप 1 एलिमेंट में हमारा वैलेंस था 1, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे के मेटेलिक बॉन्ड बना रहा था. वैसे ही जब हमारे पास हमने देखा बोरन के केस में कितना प्रेजेंट था, 2s2 2p1. तो वहाँ पे हमने देखा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना रहा है. जो ठीक है, यहाँ पे कार्बन जो है वो भी 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है. बट इन केस ऑफ, अगर मैं बात करूँ जो टीन एंड लेड है, वहाँ पे भी जो मेटलिक बॉन्डिंग, वो तो मेटल्स है ना, वो मेटल में जो बॉन्डिंग होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर नहीं होता. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो जाता है. ठीक है, तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का अगर मैं बात करूँ तो the change from the non-metal to metal with increase in atomic number is well illustrated in the group 14. मतलब कार्बन जो है वो तो नॉन मेटल है, बट यहाँ पे देख लीजिए टीन एंड लेड जो है वो तो मेटल्स है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल द एटम्स हैव देयर ग्राफाइट, मतलब दे आर डायमंड टाइप लैटिस स्ट्रक्चर. बट कार्बन सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स है, एंड जर्मेनियम जो है वो कभी कभी सेल्डम मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखाता है. बट टीन एंड लेड जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो इंक्रीज इन द मेटेलिक कैरेक्टर शोज इटसेल्फ इन द स्ट्रक्चर. साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, इसीलिए क्या हो रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर शो हो रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो इजीली मतलब रिमूव हो सकते हैं, इसीलिए वो मेटेलिक कैरेक्टर दिखा रहा है. ठीक है, एंड दे फॉर्म M+2 आयन. मेटल जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वहाँ पे कॉर्नल्स के ऊपर 2 चार्ज होते हैं. ठीक है, कॉर्नल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस आफ्टर रिमूविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल्स. ठीक है, ऑफ द मेटल आयन. ठीक है, एंड द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज करते रहते हैं. उनका एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है. ओके, अगर मैं एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन की बात करूँ, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन जितना नेचर में प्रेजेंट है, तो नेचर में कार्बन का 2 फॉर्म प्रेजेंट होते हैं. एक फॉर्म होता है ग्राफाइट, दूसरा फॉर्म होता है डायमंड. ठीक है, तो कार्बन एग्जिस्ट इन ए लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स. बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है नेचर में. दोज इंक्लूड डायमंड, अल्फा और बीटा ग्राफाइट, a rare hexagonal form of diamond, and a very variety of discrete molecule such as fullerene. Fullerene मतलब C60, which are rarely clusters of carbon atoms and are called collectively fullerenes. ठीक है, C60 मतलब वहाँ पे 60 कार्बन आटम कॉलेक्टिवली बॉन्ड बना के रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोरीन. ठीक है, डायमंड इज एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव एंड ऑन इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्राफाइट इज क्वाइट रिएक्टिव. ग्राफाइट जो होता है वो क्वाइट रिएक्टिव होता है, बट डायमंड जो होता है वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता. ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट डायमंड नहीं करता. ठीक है, तो डायमंड इज टिपिकली कलरलेस, दो इंडस्ट्रियल डायमंड्स आर ऑफन ब्लैक. Most naturally occurring diamond contain trace of nitrogen, but blue diamond contain trace of aluminum. इसको याद रखना है, ब्लू डायमंड में क्या मतलब रहता है. ठीक है, एल्यूमिनियम रहता है. ठीक है, उसके साथ साथ आप बॉन्ड डिस्टेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम is tetrahedrally surrounded by 4 carbon atom. Each carbon atom, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, each carbon atom is tetrahedrally surrounded by 4 carbon atoms. एंड वहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम. ए ऊपर 0 मतलब एंगस्ट्रॉम. The tetrahedra are linked together into a 3-dimensional giant molecule. The unit cell is cubic and strong covalent bond extend in all directions. Thus, the melting point is abnormally high. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरी हार्ड होता है. एंड उसके साथ साथ उसका डिकम्पोजिशन इतना इजी नहीं होता. इन ए रेयर मॉडिफिकेशन ऑफ डायमंड, द टेट्राहेड्रा आर अरेंज्ड डिफरेंटली टू गिव ए उज्जाइट लाइक स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल.
अब हम बात करते हैं कि ग्राफाइट में कैसा होता है। ग्राफाइट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट टू डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम्स। आगे समझाऊंगी सीट क्या होता है। ईच सीट इज ए हेक्सागोनल नेट ऑफ कार्बन एटम एंड मे बी रिगार्डेड एज ए फ्यूज्ड सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब देखिए, ये है एक सीट जहाँ पे बहुत सारे बेंजीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके प्रेजेंट है, एंड एक सीट एक दूसरे सीट के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ग्राफाइट इज composed ऑफ फ्लैट टू डायमेंशनल सीट ऑफ कार्बन एटम। टू डी सीट होता है जहाँ पे ग्राफाइट में 2D सीट होता है, जहाँ पे each seat is composed of hexagonal net of carbon atom and may be regarded as the fused system of benzoning। बहुत सारे बेंजीन एक साथ फ्यूज होकर लेयर बनाते हैं, एंड वो layers held together by weak van der Waals force of attraction। in graphite only three In graphite, only three of the valence electron of the carbon atom involved in the forming sigma bond। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन आटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है यूजिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म से पाई बॉन्ड। मतलब ये जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, वो एक साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एंड जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन रहा वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है। एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पाई बॉन्ड, द पाई इलेक्ट्रॉन आर delocalized over the whole sheet and they are mobile। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे कितने सारे बेंजीन रिंग फ्यूज होके एक बड़ा सा सीट बना है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का इजीली मतलब एक बेंजीन रिंग से दूसरा बेंजीन रिंग तक फ्लो हो सकता है। तो ऐसे करके पूरा होल ओवर द सीट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहता है, इसीलिए उसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो सकता है इजीली। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का सीट जो है, यहाँ पे हेक्सागोनल कार्बन का सीट है, वहाँ पे ग्राफाइट मॉलिक्यूल्स ग्राफाइट में क्या होता है कि सीट होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बेंजीन जो रिंग होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होके बने रहते हैं, एंड इसीलिए होल ओवर द सीट इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है, इसीलिए होल ओवर द सीट इलेक्ट्रॉन कंडक्ट भी हो सकता है, इसीलिए ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। The conduction can occur in a seat but not from one seat to another। मतलब एक सीट में इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर सकता है। मतलब इस मान लीजिए कि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है, ये साइड से ये साइड तक, समझ रहे हैं मेरी बात, एक साइड से एक साइड तक मान लीजिए कि वो मूव कर सकता है फ्रीली, बट आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और अपना हाथ रख लीजिए या फिर और एक मोबाइल रख लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ एंड आपका जो मोबाइल स्क्रीन है या फिर लैपटॉप का स्क्रीन है, वो और एक ग्राफाइट का सीट है, ठीक है। तो लैपटॉप से इलेक्ट्रॉन आपके हाथ तक नहीं आ सकता, या फिर आपके हाथ से इलेक्ट्रॉन लैपटॉप में से नहीं जा सकता, बट एक लैपटॉप में एक एंड से दूसरे एंड तक वो मतलब मूव कर सकता है, या फिर मोबाइल का एक एंड से दूसरे एंड तक वो मूव कर सकता है। बट अगर आपने मोबाइल के ऊपर अपना हाथ रखा है, तो वो मोबाइल के स्क्रीन से आपके हाथ तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एक पर्टिकुलर सीट यहाँ पे प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर सीट का इस एंड से इस एंड तक जा सकता है, बट ये पर्टिकुलर सीट से ये सीट को इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, इसीलिए। तो ठीक है, समझ लिया आपने। तो ग्राफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है, ग्राफाइट जो होता है वो थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल होता है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो डायमंड होता है ना, वो क्या करता है कि आफ्टर मतलब डायमंड आपको दिख रहा है अभी कितना चमकीला चीजें हैं, बहुत महंगा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि डायमंड आफ्टर 2000 ईयर या फिर 5000 ईयर इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू ग्राफाइट मॉलिक्यूल। मतलब डायमंड जो होता है वो काइनेटिकली स्टेबल होता है, ग्राफाइट जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबल मतलब वो मतलब उसका परमानेंट स्टेट में वो रहेगा, बट काइनेटिक स्टेबल मतलब इवेंचुअली वो इट विल कन्वर्टेड इनटू
इट विल एक्वायर थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। इसलिए डायमंड क्या करता है कि आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इट विल इवेंचुअली कम इनटू, मतलब कन्वर्टेड इनटू ग्राफाइट। ठीक है, इसको याद रखना। Diamond occurs naturally in igneous rocks formed by crystallization of the molten from deep within the earth. This igneous rock may contain 0. इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 0.1 ग्राम of diamond per ton, and diamond has only a density of 3.5 gram per cc. And it is the hardest naturally occurring substance, a property which explain its use and oil well drills, ठीक है, as an abrasive for sharpening very hard tool। देख रहे हैं आप, डायमंड को शार्पनिंग करने के लिए यूज हुआ जाता है, मतलब ये कितना हार्ड है, हार्डेस्ट। तो यहाँ पे एंड इन डाइज, मतलब डाइज मतलब कलर में, ठीक है, कलर में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ठीक है, तो both these property of the diamond are readily understood in terms of its structure, a three dimensional array of carbon atom। यहाँ पे देखिए कार्बन आटम यहाँ पे प्रेजेंट है एंड उसकी चारों तरफ चार कार्बन आटम प्रेजेंट है ना। तो इस तरह सा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है कुछ उसका लैटिस टाइप में। Each atom being surrounded tetrahedrally by four other carbon atom, and each diamond crystal is a giant molecule containing very strong covalent bond। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन का एलिमेंट के बारे में, मतलब कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। CO2 वेल नोन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड में डालेंगे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को जब हम एसिड देंगे, वहाँ पे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, वाटर रिलीज होगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा। उसके प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिड एनहाइड्रेट ऑफ कार्बोनिक एसिड होता है, एंड ए सॉल्यूशन ऑफ इट इन वाटर विल स्लोली टर्न टू लिटमस पेपर, लिटमस रेड, मतलब ये एसिडिक होता है। एंड इक्विलिब्रियम इज सेट अप व्हेन द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड इन ऑल द CO2 इज इवॉल्व्ड। ठीक है, CO2 को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, CO3 2- प्लस H+। ठीक है, carbon dioxide readily react with alkalis forming the carbonate, and if कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एक्सेस देन हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ये एक लाइम वाटर टेस्ट है, इसको याद रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं तब हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एबव रिएक्शन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोरली हार्ड वाटर। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर को हार्ड बनाते हैं, मतलब वहाँ पे कई सारे मेटल आटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, कार्बन मोनोक्साइड मतलब CO। कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म कैसा होता है, कार्बन को कार्बन सॉलिड प्रेजेंस में, उस कार्बन को जब हम लेकर हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तब हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड गैस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जब हम फॉर्मिक एसिड को लेकर भी हीट करेंगे तब हमारे पास डिकम्पोज होकर वो वाटर एंड कार्बन मोनोक्साइड देता है। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड इज एन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। प्रीवियस क्लास में हमने क्या रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था, लिथियम बोरोहाइड्रेट एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, इस सबको याद रखना, आपको ऑर्गेनिक में रीजन पढ़ने के बाद काम आएगा। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट being employed industrially in the extraction of iron and nickel। जो होता है ना हमारा, जो क्या बोलते हैं उसको, स्मेल्टिंग बोलते हैं ना। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेड हीट किया जाता है, वहाँ पे हमें मेटल जो होता है, मेटल का ऑक्साइड वो रिड्यूस होके उसका फॉर्म, मतलब मेन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
जब हम आयरन का ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तब वो रिड्यूस होके आयरन दे देगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। निकेल ऑक्साइड को भी हम लेकर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास निकेल आ जाएगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है। It reacts with many transition metal forming volatile carbonyl and the formation of nickel carbonyl followed by its decomposition in the basis of Mond's process for obtaining very pure nickel। निकेल को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तब हमारे पास निकेल कार्बोनिल फॉर्म होता है। निकेल कार्बोनिल को जब हम 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, निकेल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे वाला जो आने वाला जो क्लास होगा वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि ये फैमिली ख़त्म हो जाए, ठीक है। आज आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे इस सेशन को। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग आवर लेक्चर्स एंड प्लीज़ गाइज रेफर आवर वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। उनको भी बोलिए हमारा चैनल को फॉलो करने के लिए एंड अपना टॉपिक्स कवर करने के लिए। हम जल्दी आप लोगों के लिए क्लास कोर्स भी लेके आने वाले हैं सितंबर के बाद, ठीक है। प्लीज़ गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।